गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। ठीक। तो आज का यार लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं लोग। आज हम लोग जो भी बिहार बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई हो गया या जेई में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जेई में नीट या डब्ल्यू बी जेई भी बहुत ही नज़दीक है। या डब्ल्यू बी जेई की बात करें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये ओवरऑल फिजिक्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला देखेंगे और सभी फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सभी को देखेंगे। मैं यार आपके लिए बहुत ही अच्छा शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ। एक एक चीज हिंदी में मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ, आप देख लो यार। ये मेरा खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स है, आप इसको एक बार देख लें यार। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस लेक्चर में मैं पूरा आपको समझाते हुए चलूंगा कैसे कैसे क्या फॉर्मूला होता है। और जहाँ भी फ़ॉर्मूला का जो ट्रिक है, उसको तो मैं आपको बताऊँगा ही यार। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक? इसके इससे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा मैं अपने चैनल पे दिखा दूँ आपको कि क्या-क्या अभी देख सकते हो आप यार। तो चैनल को खोलो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड में एनालिसिस मैंने किया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट पे बात किया हुआ है, क्वेश्चंस को लेके क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर बात किया हुआ है। अगर आप डब्ल्यू बी जेई एग्जाम देने जा रहे हो तो उस पर मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो किया कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है डब्ल्यू बी जेई का। उसका फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म का भी वीडियो किया हुआ है। और अगर कॉन्सेप्ट आपका कोई भी डाउट है तो आप हाइड्रोकार्बन हो गया, एरोमेटिक केमिस्ट्री हो गया या फिर अल्टरनेटिंग करंट जैसे चैप्टर जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, याद करने का शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया हुआ है यार। तो जाओ और उस ऐसे वीडियोस को देखो। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट सवाल पूछाते हैं, पर जाओ, बिलीव करो, वीडियो देखो, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से समझाया गया यार। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को, अगर पहली बार चैनल पे आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक। तो चलो बिना समय गंवाए हुए हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना। तो फिजिक्स में हर किसी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को आप कैसे भूल सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर सबसे पहला है। और देखो, दो डेटा जो मैंने आपको लिख दिया ऑलरेडी, ये दोनों डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोनों डेटा क्या है? दोनों डेटा है, एक सेकंड हम दूसरा मार्कर ले ले अच्छा सा, जिसको आप उसको अच्छे से समझ में आए। तो ले लिया मैंने ये, ठीक ना? चलिए, तो पहला जो डेटा है वो है 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू क्या होता है? तो हर बच्चे को पता है 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू क्या होगा। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलम। सर इसका क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि कल को आपको सवाल में ना, आपको सवाल में दे देगा 3 कूलम। क्या सवाल में दे देगा? रेडी ही सही है। कल को आपको सवाल में दे देगा कि 3 कूलम चार्ज है, ठीक? 3 कूलम चार्ज है यार, 3 कूलम चार्ज को आप बदलो किसमें? माइक्रो कूलम में। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कर देना है। कुछ नहीं करना, आपको 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कर देना है। मतलब कभी भी कूलम में, सॉरी, कभी भी माइक्रो कूलम में दिया हो, 3 माइक्रो कूलम, ये मैं गलत बताया गया थोड़ा सा। कभी भी माइक्रो कूलम में दिया हो और आपको कूलम में बदलना हो तो कुछ ना करना, 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर देना। और जब भी के की वैल्यू रखने की जरूरत है, के की वैल्यू हम कितना रखेंगे? 9 इंटू 10 की पावर 9। हर किसी को पता है कि के का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। के का यूनिट आप यहां से खुद देख लो, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यहां से हम के का फॉर्मूला देखें तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के का फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में क्यू वन क्यू टू, ठीक। एफ आर स्क्वायर अपॉन में क्यू वन क्यू टू। हर बच्चे को पता है फोर्स का यूनिट कितना होता है? न्यूटन। आर का क्या होता है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन में चार्ज का क्या होता है? कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट वैल्यू, आपके सामने है। तो पहला फॉर्मूला हर बच्चे को पता है यार, कूलम का फॉर्मूला दिया हुआ फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि दो चार्जेस स्पेस में रखे हुए हैं, दो चार्जेस स्पेस में रखे हुए, ध्यान रहे दो बातें, हालांकि नहीं लिखा है यहाँ पे लेकिन दो बातें ध्यान में है। दोनों के दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट कहने के मतलब ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए, जैसे रॉड नहीं होना चाहिए, डिस्क नहीं होना चाहिए। सर उस पे कूलम्स लॉ नहीं लगेगा क्या? लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन वहां क्यू की वैल्यू बदल जाएगी।
कहने का मतलब कि हम ये नहीं कि आप पूरा रॉड का चार्ज ले लो। लेट्स से अगर हम मान जाओ रॉड पे 10 कूलम चार्ज है, तो आप पूरा रॉड का चार्ज 10 ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। क्यू जो होना चाहिए ना, क्यू वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्यू कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट। तो हालाँकि फ़ॉर्मूला रॉड पे भी लगेगा, डिस्क पे भी लगेगा, लेकिन रॉड को फिर हम छोटा-सा टुकड़ा काट देंगे। रॉड का छोटा-सा टुकड़ा काट देंगे और मान देंगे खाली उतना ही चार्ज है रॉड के अंदर, ठीक ना? चलिए, तो मूव करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, हर बच्चे को पता है। यहाँ पे सर क्या लिखे हैं? सर यहाँ पे आप क्या लिखे हैं, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। यहाँ पे लिखे हैं यार कि हमेशा मीटर में रखना, मीटर में रखोगे यार तभी आपका आंसर न्यूटन में आएगा, ठीक ना? तो अगर कल को क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए सेंटीमीटर में दे दिया तो सर सबसे पहले मीटर में बदलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मीटर में बदलना है आपको। सर के की वैल्यू, सर के का फॉर्मूला एक और के फॉर्म में लिखा जाता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। सर ये भी सही है क्या? हाँ बिल्कुल, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है। तो क्या यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट नहीं निकाल सकते हो क्या? जस्ट इसको पलट दो। अगर के का ये उल्टा है तो के का यूनिट भी इसका उल्टा होगा। माने सर कहने का मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि के जस्ट ये उल्टा है। के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो यूनिट भी उल्टा कर दो। ठीक, चलिए मूव करते हैं। थोड़ा हम समझाते हुए चल रहे हैं। पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हो। हम समझाते हुए चल रहे हैं, एक एक फॉर्मूला प्लस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा रिवाइज करने का जरूरत नहीं है फिजिक्स, ठीक ना? पूरा चैप्टर हम रिवाइज कराएंगे। 2 पार्ट आएगा इसका, जिसका पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। और फिजिक्स पे जो भी पार्ट क्वेश्चन पेपर का बच गया, पहला पार्ट तो हमने कर दिया है, जाकर देखो प्लेलिस्ट में। दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आएंगे यार। एग्जाम से पहले आपका बहुत अच्छे से तैयारी होने वाला है इस चैनल पे, तो यार सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना इस चैनल को। चलिए, क्या लिखा है सर? दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आपने? चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, थर्ड चार्ज बीच में होगा। चार्जेज आर ऑपोजिट नेचर, थर्ड चार्ज स्मॉलर चार्ज के पास होगा। ये सर किस पे बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे। कई बार सवाल होता है ना, पूछ देता है कि 2 चार्जेस रखे हैं Q1 Q2, बताओ तीसरा चार्ज Q3 कहाँ रखें कि सभी के सभी इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब नेट फोर्स जीरो। उम्मीद करते हैं आपको इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब पता होगा। नहीं पता तो यार यहाँ पे तो उतना नहीं बता सकते, आप स्किप करके अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाओ। जिसको पता है उसके लिए लिखे हुए हैं कि अगर कल को आपको चार्जेस सेम नेचर के हों तो थर्ड चार्ज जो होगा वो बीच में होगा। कहने का मतलब अगर ये दोनों का नेचर सेम हो ना, जो पहले से चार्जेस मौजूद हैं Q1 Q2, अगर उनका नेचर सेम है, कहने का मतलब या तो दोनों प्लस हैं या फिर दोनों माइनस हैं, तो जो तीसरा चार्ज आएगा ना वो कहीं बीच में होगा। तीसरा चार्ज कहाँ होगा? वो कहीं बीच में होगा। यही बात हम लिखे हैं। और अगर कल को सर सेम नेचर नहीं हुए, अपोजिट नेचर हुआ तो अगर कल को अपोजिट नेचर हुआ ना, तो लिखे हुए हैं कि जो थर्ड चार्ज होगा वो कहीं स्मॉलर चार्ज के पास होगा। कहने का मतलब कि अगर एक 2 कूलम का है और एक -3 कूलम का है, एक 2 कूलम का है और एक -3 कूलम का है, 2 कूलम और -3 कूलम, और तीसरा पूछ दे बताओ 5 कूलम चार्ज है, इसको कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए? तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रखेंगे। सर क्यों इन दोनों के बीच में रखेंगे? क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है। तो सर बीच में तो नहीं रखेंगे, ये गलत बोल दिए। बीच में तब रखते जब दोनों का नेचर सेम होता। तो कहाँ रखेंगे सर इसको? स्मॉलर चार्ज के पास रखेंगे। तो स्मॉलर चार्ज कौन है? 2, तो इसको कहीं यहाँ पे रखेंगे, 2 के पास रखेंगे। आया आपको समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक ना? तो इसको कहाँ रखेंगे? 2 के पास में रखेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? थर्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड बताने के लिए पहले से प्रेजेंट किसी एक चार्ज की इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दो। अगर कल को थर्ड चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड, जैसे एक सवाल ही करा देते हैं सर, इस पे बड़ा अच्छा होगा अगर एक सवाल ही करा दीजिए। बिल्कुल करा देते हैं, देखिए। चलिए इस पे एक सवाल करा देते हैं। सवाल देखिए क्या है? सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कल को यहाँ पे एक चार्ज है जो कि 2 कूलम का है, यहाँ पे एक चार्ज है जो कि -3 कूलम का है, और पूछ दिया जो थर्ड है, थर्ड वो कोई क्यू है, इसको कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाए? तो देखिए स्मॉलर कौन है? सबसे पहले तो नेचर अपोजिट है। अगर नेचर अपोजिट है तो सर बीच में तो नहीं रखेंगे, तो कहाँ रखे सर? स्मॉलर चार्ज के पास रखो इस क्यू को, यहाँ पे रखो। मान जो कुछ x दूरी पे रखेंगे, तो अगर ये क्या एक्स दूरी निकल जाएगा? बिल्कुल। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स को बैलेंस कर दो। सर तीसरा पॉइंट क्या लिखे? अगर इसका नेचर बताना हो ना, तो पहले से प्रेजेंट 2 चार्जेस में से जैसे मान जो या तो इसका या फिर इसका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख दो।
इसका इक्विलिब्रियम का क्या होगा इक्वेशन, -3 कहाँ फोर्स लगाएगा, इधर F1, ठीक। अगर कल को मान जाओ, एज्यूम करना पड़ेगा आपको, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा तो पॉसिबल है नहीं यार, इधर भी फोर्स लगा देगा तो ये कैसे इक्विलिब्रियम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो नेगेटिव होना पड़ेगा इसको, तभी तो ये फोर्स इधर लगाएगा अपनी तरफ F2, तभी तो इक्विलिब्रियम हो पाएगा। अगर दो फोर्सेस अपोजिट होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम हो पाएगा ना। कहने का मतलब इसका नेचर तो नेगेटिव होगा ये पता। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या करें, कुछ नहीं, F1 बराबर F2 कर दो, निकल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब पहले से जो दोनों चार्जेस प्रेजेंट है उसकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखो, जो ला रहे हो उसका मत लिखो, डिस्टेंस निकालने के लिए उसका लिखो। तो इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में फिर से सुनो, दोबारा सुनो, हम मूव करेंगे जल्दी से अपने फिर से अगले पोर्शन में, ठीक ना। चलिए, तो अगला पार्ट क्या कर रहा है, अगला पार्ट कह रहा है हमारा कि एफनेट का जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन होता है वो कुछ नहीं होता बल्कि नीचे मॉडुलस में आर का कैप क्यूब कर देते हैं और ऊपर एक आर वेक्टर कर देते हैं। तो सोचो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर एक खत्म, फिर से आर स्क्वायर ही है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक ना। तो वेक्टर है इसीलिए एक वेक्टर दिखा देते हैं ताकि इसकी डायरेक्शन में ही पता चल जाए, ठीक ना। तो एक आर वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चूंकि एक ऐसे सोचो, अगर एक आर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी तो एक आर मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर तो था यार। यार मेरे को ऐसा लगता है ना आपको समझ में नहीं आया यार, के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर था। दिमाग लगा के सोचो, अगर एक आर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो एक आर नीचे भी तो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बैलेंस हो पाएगा, कट के फिर से खत्म हो जाएगा। तो ये आर तो रह जाएगा, ये आर स्क्वायर और आर क्या बन जाएगा, आर का क्यूब बन जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो ये वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक। जिस पे फोर्स निकालना है उसका कोऑर्डिनेट पहले लिखो, ये आपको नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक। रॉड के लिए बात किए थे कल ही, ठीक ना। रॉड के लिए क्या डिफाइन होता है, रॉड के लिए डिफाइन होता है लैम्डा। जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे तो बात किए थे, रॉड के लिए क्या डिफाइन होता है, लैम्डा। अगर कल को चार्ज निकालना है, छोटा चार्ज, तो लैम्डा इंटू dx कर दो यार, लैम्डा इंटू dx कर लो। ये सब चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, शॉर्ट नोट्स में एक एक चीज अच्छे से बता रहे हैं हम आपको। अगर रिंग है तो रिंग के लिए क्या कर दोगे, dq इंटू आर डी थीटा। सर ये याद कराएंगे क्या, नहीं याद नहीं कर, थोड़ा सा फील भी दे देते हैं। क्या ये लंबाई है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लंबाई में है, तो लंबाई की गुणा हमेशा लंबाई से करते हैं, तो dx लेंथ हो गया। अच्छा सर यहाँ पे आर डी थीटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार आर्क की लंबाई हमेशा होती है रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू थीटा। तो रेडियस तो आपका आर है और एंगल है, ये देखो कितना छोटा एंगल बना के दिया यहाँ पे डी थीटा, तो आर डी थीटा। तो लंबाई की गुणा हमेशा लंबाई से होगी, माने लैम्डा की गुणा हमेशा लेंथ से होगी। एरिया मतलब सर सिग्मा होगा तो सिग्मा की गुणा हमेशा एरिया से होगी, हाँ। और अगर कल को सर रो होगा माने वॉल्यूम होगा तो उसकी गुणा हमेशा वॉल्यूम से होगी, हाँ। बड़े वॉल्यूम की गुणा छोटे वॉल्यूम से, बड़े लेंथ की गुणा बड़े लेंथ करने का मतलब लैम्डा की हम बात करें, लैम्डा होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, एरिया पर यूनिट सॉरी चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो, ठीक। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में है तो लंबाई की गुणा लंबाई से, ठीक। अच्छा से ठीक है, ये फोर्स इधर है तो फोर्स का दो कंपोनेंट करने भी आपको आना चाहिए यार। ये थीटा है तो थीटा के तरफ वाला होता है कॉस थीटा, और थीटा से दूर जो होता है परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं अपन साइन थीटा। चले, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये देखो इस पूरे फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल दिए हैं, अगर कल को किसी और मीडियम में रख देते हो ना, अगर चार्ज को किसी और मीडियम में रख देते हो, हवा में रखते हो तो एप्सिलॉन नॉट लगेगा, लेकिन अगर किसी और मीडियम में रख देते हो तो उस मीडियम की परमिटिविटी से गुणा कर देना, ठीक ना। अगर मान जो कल को वाटर में रख देते हो तो वाटर की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी से गुणा कर देना। ईआर को क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये अदर मीडियम के लिए था, अगर हम कल को किसी अदर मीडियम में रख देते हो चार्ज को तो क्या करना है सर, रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। अब होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पे बात इतना ही चलता है, फोर्स के लिए हम क्या क्या बता दिए आपको, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला सबको पता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एक क्यू गायब हो जाता है। ये क्यू कौन है, जो फोर्स लगा रहा है वो है, ध्यान देना, जो फोर्स लगा, जिस पे लग रहा है वो नहीं है, जिस पे फोर्स लग रहा है वो क्यू से दिखाएंगे, और जिस पे फोर्स लग रहा है वो क्यू नॉट है। अच्छे से समझ लेना यार, दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग करते हैं। जैसे मान जो अगर कल को हम बोल दिए कि 3 कूलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो 3 कूलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपको 3 कूलम नहीं रखेंगे, जो लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है ये क्यू।
तो ये जो फोर्स लगा रहा है ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बोल सकते हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, अगर हम बोल दे कल को 2 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्यू की जगह 2 रखना, ठीक ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो है ये क्यू, ठीक? चले, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, फिर से वेक्टर फॉर्म जब भी आए, एक ऊपर आर एक नीचे आर। क्या बोले सर? एक ऊपर आर और एक नीचे आर, माने एक आर ऊपर और एक आर नीचे। तो एक आर ऊपर तो आर वेक्टर हो गया, और एक नीचे आर तो आर क्यूब हो गया। आर स्क्वायर था, आर क्यूब हो गया, ठीक? ये क्या लिखे हैं सर? ये क्या लिखे हैं? कुछ नहीं लिखे यार, इसको तो आराम से अपन कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। को कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। हर बच्चे को पता है। लेकिन सर अभी अभी बताएं कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैंने लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सर वो वाला चार्ज आ गया जो फोर्स लगा रहा है। तो ये वाला क्या है? ये वाला क्या है जिस पे फोर्स लग रहा है? Q1 का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, माने वो तो फोर्स लगा रहा है। तो Q2 क्या है? जिस पे फोर्स लग रहा है। तो ये देखो कितना, तो फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सॉरी, ठीक ना? चलिए तो मूव करेंगे अपने अगले पोर्शन पे, जल्दी से फटाफट मूव करेंगे। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। तो क्यू नॉट देखो लिखते हैं बकायदा कि क्यू नॉट क्या है? जिस पे फोर्स लग रहा है। तो यार ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप पीडीएफ तो जरूर देख लेना एक बार, समझते जाना, ठीक ना? चलिए, अच्छा एक्सिलरेशन कैसे लिखेंगे सर? एक्सिलरेशन तो आपको पता चला, आप चार्ज पे दो दो फोर्स लगेगा। चार्ज पे कौन सा फोर्स? सॉरी, तो बोल रहे हैं चार्ज पे कौन सा फोर्स लग गया? चार्ज पे फोर्स लग गया क्यूई। चार्ज पे फोर्स क्या लग गया? क्यूई। तो अगर एक्सिलरेशन, अगर किसी पे फोर्स लग गया तो माने वो एक्सिलरेट करेगा। तो एक्सिलरेशन निकालने का तो एक ही फॉर्मूला हमारे न्यूटन साइंटिस्ट ने बनाया था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो बस फोर्स रख दो यहाँ पे, फोर्स क्या रख दोगे? क्यूई। तो एक्सिलरेशन हो जाएगा क्यूई बाई एम। क्या हो जाएगा एक्सिलरेशन? क्यूई बाई एम। तो दिस इज आवर एक्सिलरेशन, ठीक? दिस इज आवर एक्सिलरेशन क्यूई बाई एम। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो आप ये भी निकाल देना, ठीक ना? चलिए, मूव करेंगे अपन अगले पोर्शन में। नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा अपना? नेक्स्ट पोर्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? अगर प्लस चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, देखो प्लस चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक? क्या आपको ये बात समझ में आए? आप तो बस ये जो लिखा है उसको भूल जाओ, ये समझो अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इससे दूर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इससे दूर होगी। अगर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इसकी तरफ होगी, ठीक ना? इनवर्ड होती है अगर नेगेटिव हो, और आउटवर्ड होती है अगर पॉजिटिव हो। जैसे अगर हम पूछें कि इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +3 कूलम द्वारा, तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे दूर, ठीक? अगर चार्ज नेगेटिव होता है, जैसे -3 होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ होती। आया आपको समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, तो वहीं लिखे पॉजिटिव चार्ज है, देन फोर्स का डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक ना? ये बात आप छोड़ दो, ये थोड़ा सा पता ना क्या लिखते हैं, हमारे भी समझ से बाहर चला गया, ठीक ना? तो ये जब शॉर्ट नोट्स बनाए थे तब लिखे होंगे। अभी आपको क्या समझना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे दूर होगी, आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, अपने तरफ होगी। आया बात आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 पे बात करते हैं फटाफट। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर द रूट में L अपॉन में जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है? टोटल एक्सीलरेशन। तो टोटल एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तो जो धरती लगाती है जी, और एक एक्सीलरेशन जो चार्ज लगा रहा है दैट इज क्यू ई बाई एम। तो अगर टाइम पीरियड कभी पूछे तो आप फॉर्मूला ये लगा देना यार, ठीक ना? डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट द्वारा जो फॉर्मूला होता है ये आपके सामने है। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, एक परपेंडिकुलर वाला और एक पैरेलल वाला। परपेंडिकुलर वाला हो जाता है k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन। तो ये फॉर्मूला आप याद होगा, इंपॉर्टेंट जो है वो बता देते हैं। थीटा 1 जो होता है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि थीटा 1 जो होता है ये हॉरिजेंटल और टॉप पॉइंट के बीच में ले आ जाता है। सर समझ नहीं आया, इस पॉइंट जो हाईलाइट कर रहे हैं ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीटा 1 और थीटा 2 को लेके, ठीक? सर समझ में नहीं आया, एक बार समझा देते हैं। आ जाओ, आ जाओ अगले पेज में आ जाओ, उस पर समझा, तो इस पेज पे समझा देते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो अगर हम बात करें, ये रह गया हमारा, ये हो गया हमारा रॉड, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक ना? और ये हो गया हमारा लाइन, ठीक? तो एक तो थीटा बनेगा ये, और एक थीटा बनेगा ये।
तो थीटा वन जो होता है वो होता है हॉरिजेंटल से टॉप पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन। तो टॉप पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या ये है, तो दिस इज आवर थीटा वन। और हॉरिजेंटल से नीचे वाले पॉइंट को जोड़ने वाला होता है थीटा टू। सर ये तो हमको आता था सर, इसमें नया क्या है? इसमें नया तब हो जाएगा जब अगर चार्ज यहाँ पे रख दे तो अगर चार्ज यहाँ पे रख दें तो सोचो ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल, ठीक। और हॉरिजेंटल से टॉप पॉइंट को जोड़ने वाला क्या ये हो जाएगा, तो दिस इज आवर थीटा वन। एंड हॉरिजेंटल को लोअर पॉइंट से जोड़ने वाला दिस इज आवर थीटा टू। तो इसको अपन दूसरे पेन से दिखा देते हैं थोड़ा, दिस इज आवर थीटा टू। तो क्या आपको बात समझ में आया कि हॉरिजेंटल से टॉप पॉइंट को जोड़ने वाला होगा थीटा वन और लोअर पॉइंट को जोड़ने वाला होगा थीटा टू। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये बात। तो यही बात हम लिखे हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा यार। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दो यार। आपका फिजिक्स का पूरा रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक ना। चलिए, अगर रॉड इनफाइनाइट हो तो थीटा और थीटू को 90 ले लो, क्योंकि अगर इनफाइनाइट होगा तो इधर भी एंगल 90 बनेगा और इधर भी एंगल 90 बनेगा, ठीक। तो थीटा वन और थीटा टू 90 डिग्री हो जाएंगे। फॉर्मूला उसके हिसाब से हो जाएगा 2 के लेमडा अपॉन में डी। सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक तो होगा 90 डिग्री, और अगर एग्जैक्ट सामने रख दें तो सोचो थीटा टू भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो उस हिसाब से रखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इनफाइनाइट हो तो दोनों एंगल 90 डिग्री, सेमी इनफाइनाइट हुआ तो एक एंगल 90, दूसरा कुछ ना कुछ होगा, अगर सामने रख दिए तो 0 डिग्री, ठीक ना। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाके लिखे हैं, वही बोल रहे हैं तो ऊपर हम क्या लिख दिए हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाके लिखे हैं। अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगी और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड की तरफ होगी, ठीक। एक्सिस पे हर किसी को फॉर्मूला याद है, एक बार आपको पीडीएफ देख लें, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना यार और उससे पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स क्या होता है, एक्स होता है दूरी, जो भी दूरी है ना, जैसे ये रिंग है तो रिंग के सेंटर से जो दूरी लिया जाता है दिस इज एक्स, ठीक ना। क्यू क्या है, चार्ज, जो भी इस पे चार्ज दे रहे हो दैट इज क्यू, ठीक ना। और आर क्या है, आर है इसका रेडियस, ठीक ना। तो आर इज रेडियस। तो हर टर्म का मतलब हम बता दें, आर क्या है, ठीक। यहाँ पे क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू को यहाँ पे लेमडा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेमडा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ बोले तो रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr, ठीक। टाइम पीरियड पूछे तो ये सब सवाल यार आपके बिहार बोर्ड में पूछेगा नहीं, फिर भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके ये वाला पोर्शन पढ़ लेना खुद से, ठीक ना। हालांकि हम बता दिए टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 2π रूट में एल अपॉन में जी तो होता ही है, साथ में रूट में एम अपॉन में के भी होता है। और के कहाँ से लाते हैं, के लाते हैं एफ नेट की इक्वेशन लिख दो, जो एक्स के बगल में आए वही होता है के, ठीक ना। जो एक्स के बगल में है वही होता है के। तो ये सब आपसे बिहार बोर्ड में तो हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ दिया तो, ठीक। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के द्वारा फुल, अगर रिंग पूरी हो, आधी हो, क्वार्टर हो, या कुछ भी थीटा एंगल भी बना रहा हो तो क्या क्या होगा, पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस एक चीज याद कर लो, ई नेट इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन में आर साइन अल्फा बाई 2। सर इससे क्या होगा, इससे होगा ना यार, इससे बड़ा काम का चीज निकल के आ जाएगा। इससे काम का चीज निकल के आ जाएगा कि अगर फुल रिंग है तो अल्फा की जगह 360 रख दो, आधी रिंग है तो अल्फा की जगह 180 रख दो, क्वार्टर है तो अल्फा की जगह 90 रख दो। फॉर्मूला आपका आते रहे, जैसे सर अल्फा की जगह 360 रख दे तो अगर कल को रिंग फुल होगा ना तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर। अल्फा की जगह 360 रखते हैं, साइन 180 डिग्री हो जाएगा। और साइन 180 बच्चे को पता है कितना होता है, साइन 180 होता है 0, साइन एन पाई पे 0 होता है तो 0 माने सर कहने का मतलब फुल रिंग हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्या, बिल्कुल 0 होगी, ठीक ना। जब चार्ज रिंग की सेंटर पे हो तब, ये सेंटर वाला केस है, तो दो केस होता है, एक सेंटर पे और एक एक्सिस पे। तो एक्सिस पे तो आपको बता ही दिए के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेंटर पे हो तो बता दिए आपको पूरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये टॉपिक नंबर 5 पे जाते हैं। हॉलो स्फीयर द्वारा कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद करना पड़ेगा। इनफाइनाइट सीट द्वारा 1000 बार, बहुत बार पूछा जा चुका है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। इनफाइनाइट सीट द्वारा कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। चलिए, तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, ठीक ना। चलिए, तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको जानकारी होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, एक क्यू हटा दिया जाता है, के क्यू अपॉन में आर हो जाता है। अगर कोई वर्क डन पूछे तो वर्क डन कितना हो जाता है, वर्क डन हो जाता है क्यू, जिस चार्ज को ले जा रहे हो वो चार्ज इनटू में पोटेंशियल का डिफरेंस। लेट से मान जो 3 जूल से उठा के
10 जूल पे ले जा रहे हो तो कितना काम करना पड़ेगा, जितना दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू में जिस चार्ज को ले जा रहे हो। तो क्यू इनटू में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7, सामने बस माइनस लगा देना, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट ये कैसे कैसे निकालते हैं, ये सब तो आपको समझना पड़ेगा यार, पीडीएफ देख लेना आप, ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और वी में रिलेशन। तो ये है आपका रिलेशन कि डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है पोटेंशियल का तो मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर सामने आपके सामने v इज इक्वल टू दे दिया किसी ने 2x स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। बच्चे बच्चे को इसका डिफरेंशिएशन पता है, 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अगर पोटेंशियल दिया हो तो, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन कर दो किसका, v का, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है डाइपोल। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 महीने का चैप्टर आपको रिवाइज करा दिए हम जल्दी से, ठीक ना। तो यार लाइक कर देना जरूर वीडियो को। डाइपोल के बारे में बताएं तो डाइपोल क्या होता है, डिस्कशन में भी बता दिए थे आपको। अगर दो चार्जेस हो अपोजिट नेचर के हो, एक हो 2 कूलम तो दूसरा हो आपका -2 कूलम, और कुछ दूरी हो ना, कुछ दूरी इनके बीच में, तो जो इनका फॉर्मूला बन के आ जाता है, जो इनका डाइपोल का स्ट्रेंथ होता है उसको अपन बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, दिखाते हैं पी वेक्टर से, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है यार, डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात भी ध्यान में रखना, डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव यार, ठीक ना। चलिए, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन इसकी कोई पूछे तो यार इसको बोलना है डायरेक्शन इधर होगी, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी, जो चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई डिस्टेंस से कर दो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक। ये वाला पोर्शन जो आपके सामने लिखे हैं याद कर लेना डिट्टो, कि अगर एक्सिस पे पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सिस बोले तो आपको डिस्कशन में बता दिए। दो एक ये मान जो ये डाइपोल हो गया, अगर इसके एक्सिस पे, एक्सिस माने हॉरिजेंटल वाला, इक्वेटोरियल माने परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल, और हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं अपन एक्सिस। तो अगर एक्सिस पे पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp। पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। अगर इसको खोलना हो तो सर क्या लिख सकते हैं, पी की जगह क्यूडी लिख दो यार, ठीक ना। तो पी की जगह क्यूडी लिख सकते हो। चले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, पोटेंशियल होता है केपी अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कितना आसान है याद करना, ये बस याद कर लो, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आर क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वो नीचे 1 डिग्री क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक ना। चलिए, पोटेंशियल का जस्ट क्या कर देना होता है, डिफरेंशिएशन, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो हो जाएगा आर क्यूब, ठीक ना। चलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाता है माइनस के पी अपन मार को, लेकिन पोटेंशियल हो जाता है 0। ये हमको दिखाए थे जब हम डिस्कशन किए थे, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर देख लो यार, ठीक ना। अगला आता है यूज दिस फॉर्मूला व्हेन, ये सब आपके काम का नहीं है अभी, ये सब भी कुछ आपके काम का नहीं है। आपके काम का आ गया अब यहाँ से, आपके काम का आ गया यहाँ से कि टॉर्क, टॉर्क कितना होता है डायरेक्ट पूछा जाता है। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पी और ई का डॉट प्रोडक्ट होता है, जबकि टॉर्क जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक ना। पी क्या होता है डाइपोल मोमेंट, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, मैंने ये खुलेगा तो सर ऐसे खुलेगा क्या, पी साइन थीटा खुलेगा क्या, क्रॉस में कॉस नहीं खुलता है, मैंने पी साइन थीटा होगा सर, हाँ बिल्कुल पी साइन थीटा होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 इसी से कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 भी इसी दे दिए होंगे जिसमें इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना सा जो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कशन लेक्चर में बताए थे क्या होता है, और जो फाई का फॉर्मूला होता है, हालांकि इसमें ऐसे नहीं दिया, फाई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन में ई डॉट डी ए। तो अगर कल को इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो ना भैया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिए बाहर, डी ए बन जाता है ए, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट बने होता है कॉस थीटा। गॉस लॉ क्या आ जाता है, गॉस लॉ हो जाता है अंदर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कल बात हुआ था। ये सब काम का है नहीं जो आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया कंप्लीट, मूव कर जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने पूरा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा रिवाइज करा दिया। आप पीडीएफ को पढ़ लेना यार और अच्छे से समझ लेना एक एक चीज, ठीक ना। इससे बाहर आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में तो कुछ पूछने वाला है नहीं, ठीक। चलिए, तो मूव कर जाएंगे अगले पोर्शन पे अपना, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है दैट इज यहाँ से हम आपको बताते हैं। अच्छा यहाँ से ही बताते जा रहे हैं, अगर लिख दिया तो यहीं पे बताते रहे हैं। कल ही बताए थे डिस्कशन में कि अगर कंडक्टर होता है तो टेम्परेचर, देखिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराना, तो आप अच्छे से सुनते रहिएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर के लिए, लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यार ऐसे वीडियो एग्जाम से पहले मिल रहे हैं तो आप जरूर देखो यार, उसका फायदा उठाओ, क्योंकि ये सब पढ़ के जाओगे पूरा रिवाइज। आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे रिवाइज करें, ओपन द वीडियो एंड जस्ट रिवाइज इट, ठीक ना। चलिए, और डिस्कशन तो जरूर देखना यार, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, उससे बहुत फायदा होने वाला है। केमिस्ट्री का पूरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है, पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, और फिजिक्स का जो भी किया वो तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही मिलेगा आपको, जो भी डिस्कशन किया। तो पहला अगर आई दे तो क्यू का डिफरेंशिएशन मार दो यार। क्यू का अगर डिफरेंशिएशन मार दोगे, चार्ज का कुछ इक्वेशन दे दे, उसका डिफरेंशिएशन मार देना, आपको आई मिल जाएगा, ठीक। और आई का वीना वाला फॉर्मूला तो आपका फेमस है ही, वीना वाला, जहां पे वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वैल्यू, माने प्रति वॉल्यूम में ना, प्रति वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं वही होता है एन, ठीक। ई की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 1.67 इंटू 10 के पावर -19। बच्चे बच्चे को पता है यार, ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, एम्पियर। एरिया, ये क्या होता है, एरिया, ठीक ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रोयल अपॉन में, हर बच्चे को पता होता है, रोयल अपॉन में, ठीक ना। एन यहाँ पे देखो, एन वहाँ पे लिख भी दिया, हाईलाइट कर देते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, माने प्रति यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज होता है ना, उसी को बोलते हैं एन, ठीक। ये सब आपके काम का है नहीं, तो हालांकि पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब आपके काम का उतना है नहीं। चलिए, ये क्या लिखा है सर, बीट करने, ऐसे सवाल खूब पूछता है, ऐसा सवाल खूब पूछता है आपके एग्जाम में कि एक रॉड है जिसको पीटा गया, पीटने से उसका रेजिस्टेंस क्या बदलेगा। तो बस इतना कर दो, बीट करने से पहले का वॉल्यूम एंड बाद का वॉल्यूम इक्वेट कर दो टू गेट द न्यू एरिया। क्योंकि सोचो बीट करने पे क्या बदलेगा, लंबाई तो बदलेगी ही, तो लंबाई तो आपको दे देगा सवाल में कि 2L हो गई, 3L हो गई, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। आपको बस एरिया निकालना है कि एरिया में क्या चेंज पड़ेगा। सर एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि यार नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही लगाओगे ना, रो एल अपॉन में ए, क्योंकि लेंथ और एरिया की बात कर रही है तो फॉर्मूला रो एल अपॉन में। सर वो कब लगाएंगे, वी अपॉन में आई। अरे यार जब पोटेंशियल डिफरेंस और आई देगा तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई लगा देना, ठीक ना। तो अगर लेंथ और एरिया देगा तो रो एल अपॉन में, तब लेंथ तो हमको पता है बाद का एरिया कैसे निकालेंगे सर, पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम इक्वेट कर दो, क्योंकि वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा, ठीक ना। अब देखो, अगर चार्जिंग ना किया हो तो पोटेंशियल होता है माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, और अगर चार्ज कर दोगे तो ई प्लस आई आर हो जाता है, ठीक ना। ये सब चीज आप पढ़ सकते हो पीडीएफ से यार, इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। ये सब चीज आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। ये आपको पूछता है, बहुत पूछता है, सॉरी ये नहीं कहा गया, हाँ, ये कार्बन कोड रजिस्टर, ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बन कोड रेजिस्टेंस, ठीक ना। ये बी, ये अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको, आए हो तो इसका शॉर्ट, बी फॉर क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे और व्हाइट, ठीक ना। ये ग्रे है और ये व्हाइट है, ठीक। और जो रेजिस्टेंस निकालना, ये क्या है, कार्बन कोड रजिस्टर क्या है, जब भी रजिस्टर बनाए जाते हैं ना तो कोडिंग करके बनाया जाता है। यहाँ पे होता है एक्स, यहाँ पे होता है वाई, यहाँ पे होता है जेड, एक्स वाई जेड, ठीक। एक्स में कोई कलर कर दिया जाता है, लेट से रेड कलर कर दिया गया, तो जो पहले किया जाता है वो एक्स होता है, जो बाद में किया जाता है लेट से व्हाइट कलर कर दिया गया, और बाद में मान जो ग्रे कलर कर दिया गया, और पूछ दिया बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक। और लास्ट में थोड़ा, लास्ट में कुछ गोल्ड का या सिल्वर का या फिर कोई कलर, बिना गोल्ड का परत बैठा दिया जाता है या फिर सिल्वर का, या फिर कुछ नहीं बैठाया जाता, तो उसको लगाने से थोड़ा एरर आता है। तो एरर कितने का आता है ये भी आपको दिखा दिए, गोल्ड होगा तो ±5%, सिल्वर होगा, ये उम्मीद है आप पढ़े होंगे, ठीक ना। तो रेड, तो अच्छा इसको याद करने का तरीका बता देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, शुरुआत हो जाता है जीरो से, अगर ब्लू से ब्लैक से होगा तो एक्स की वैल्यू जीरो, ठीक ना। अगर मान जो पहले पे ब्लैक परत बैठा दी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का 10x प्लस में, जीरो, 1, 2 ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलता है। याद कैसे करेंगे सर, याद ऐसे कर लो, बीबी, बी से बीबी, पत्नी वाला बीबी, ठीक ना। बीबी रोए, मैंने बीबी रोए, मैंने बीबी रोती है, ठीक ना। गई भाग, रोने पे भाग जाएगी यार, अगर किसी की पत्नी रोएगी तो वो भाग जाएगी, तो ऐसे याद करो, बीबी रोए मतलब बीबी रो रही है, गई भाग, बी से किसी लड़के का नाम याद कर लो, जैसे लेट से विकास है, तो विकास के गांव, जी फोर गांव, मैंने बीबी है, रोती है और रोते रोते भाग जाती है, कोई विकास नाम का लड़का है, मैंने मान जो उसका विकास भाई होगा, ठीक ना, समझ रहे हो यार, विकास उसका भाई होगा, भाई के गांव भाग जाती है, तो याद कर सकते हो बीबी रोए गई भाग विकास के गांव, तो शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर सकते हो, ठीक ना।
चलिए कैपेसिटेंस पे मूव कर जाएंगे जल्दी से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं है, ये सब चैप्टर है, समझ सकते हो। नहीं समझो प्लेलिस्ट में मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी पड़ा होगा, हालांकि वो देखने का भी टाइम नहीं, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। तो आप बस मेरे पीडीएफ से पढ़ लेना, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार, पीडीएफ इसीलिए आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, ठीक ना। कैपेसिटेंस पे मूव कर जाते हैं। हर किसी को पता होता है कैपेसिटेंस क्या होता है। बाल्टी होता है जिसके अंदर, जैसे बाल्टी के अंदर पानी अपन भरते हैं ना, वैसे ही कैपेसिटेंस भी एक बाल्टी होता है जिसके अंदर अपन चार्ज भरते हैं। क्या भरते हैं? चार्ज भरते हैं, ठीक। चलिए, तो C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट में, पर यूनिट क्या हो जाता है? V क्या है? पोटेंशियल, माने कितना चार्ज भर रहे हो, और V होता है बाल्टी की साइज। भाई बाल्टी की साइज पे भी तो डिपेंड करता है ना, तो कितना पोटेंशियल दे रहे हो इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन में V, ठीक। तो Q कितना हो जाएगा यहाँ से? Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। और ये फॉर्मूला बड़ा काम में आता है कि अगर किसी कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा, तो उसके पास चार्ज होगा C इंटू वी। C माने होता है उसकी क्षमता, और V माने होता है पोटेंशियल, ठीक ना। चलिए, दूसरा क्या होता है? एरिया और डिस्टेंस के रिलेशन में बात करें तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। कैपेसिटेंस बाल्टी है, तो बाल्टी किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो C इज इक्वल टू जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। इट इज अ प्लेट, ठीक ना। कैपेसिटेंस इज अ प्लेट। इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है? इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, देखिए चार्ज और एनर्जी दोनों में फर्क है। चार्ज कितनी स्टोर होती है? चार्ज इज सीवी। चार्ज कितनी स्टोर होती है? सीवी। लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर होती है? दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, या फिर क्यू को रख दो सीवी, तो हो जाएगा हाफ सीवी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा? हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा यार? तो हीट प्रोड्यूस का, हालांकि बिहार बोर्ड में हीट प्रोड्यूस पूछेगा नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। चलिए, आरसी सर्किट पे बात कर लेते हैं। तो आरसी सर्किट पे भी सवाल पूछे गए हैं यार। आरसी सर्किट पे सवाल कैसे पूछे गए हैं? आरसी सर्किट पे आपका क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्यू हो जाता है सीवी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में आरसी। सीवी आपको पता है, ठीक ना। अच्छा, ये सीवी क्यू मैक्सिमम भी होता है, माने मैक्सिमम चार्ज किसी के अंदर कितना स्टोर हो सकता है? सीवी, ठीक। लेकिन अगर आर और सी दोनों को जोड़, मैं रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों कर दिया ना, तो समय के साथ थोड़ा सा चार्ज स्टोरेज मतलब वो डिफर करता है, ठीक ना। टी क्या होता है? टाइम। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। और सी क्या होता है? कैपेसिटेंस। टी अपॉन में आर सी, ठीक ना। चलिए, अगला क्या? माइनस टी अपॉन में आर सी है। माइनस टी, आर सी को अपन टाउ भी बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है आर सी, ठीक। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आर सी। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस टी अपॉन में टाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन क्या है कि डाइलेक्ट्रिक, अगर कैपेसिटर प्लेट है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक सबस्टांस होता है। डाइलेक्ट्रिक लगा देने से क्या होता है? कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, ठीक ना। जैसे बाल्टी में, अगर बाल्टी है, ठीक ना, अगर बाल्टी को सोचो, अगर हम बाल्टी में थोड़ा सा ऊपर से कुछ ऐसा मतलब रख दे, ठीक ना, ऊपर से कुछ ऐसा रख दे, तो क्या बाल्टी की थोड़ी सी साइज बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी और पानी स्टोर करने का। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक भी एक सबस्टांस होता है जिसको अगर प्लेटों के बीच में रख दें, कैपेसिटर प्लेटों के बीच में रख दें, तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है चार्ज को स्टेयर करने की। और कितनी क्षमता बढ़ जाती है? के से बढ़ जाती है। के क्या होता है सर? के होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माने डाई इलेक्ट्रिक की जो क्षमता होगी ना, उतनी ही क्षमता से बढ़ जाएगी ये, ठीक ना। तो इनेट इज इक्वल टू जाता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, और कैपेसिटेंस जो पहले ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी था, अब वो के से बढ़ जाएगा। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट घट जाएगा क्या? हाँ। अब ये कैसे कैसे घट जाता है, ये कैसे बढ़ जाता है, ये सब डिटेल कोर्स में पढ़ाया जाता है, आपको अभी बस याद कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हुआ करती थी, अब वो के से घट जाती है। और कैपेसिटर जो पहले ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होती थी, अब वो के से बढ़ जाती है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। तो कैपेसिटेंस तक आप हमारा कंप्लीट हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने ये सब देख लिया। तो यार इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। अगले पार्ट में जब मिलेंगे तो मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ये देखो ईएमआई पे भी, और अल्टरनेटिंग करंट के लिए तो हम आपको सुझाव देंगे, पीडीएफ से तो पढ़ना ही पढ़ना। वीडियोस मुश्किल से अगर स्पीड बढ़ा के देखते हो तो 1 डेढ़ घंटे का होगा। जाओ प्लेलिस्ट में अल्टरनेटिंग करंट, इतना अच्छे से समझाया यार, मुझे नहीं लगता उससे अच्छा कोई चैप्टर में हम समझाए होंगे, ठीक ना। अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट ट्रिक के साथ आप खुद देखकर आपको पता चल जाएगा यार कि शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाया हुआ है। जाओ उसको देखो, उससे पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो और इससे पढ़ना शुरू कर दो। कुछ भी नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। टिल योर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन हम आपके साथ हैं, और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन तक हेल्प हो। डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म जरूर फिल कर देना। अगर आप
अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म ज़रूर फिल करना, जेईई मेंस के साथ करना, जेईई मेंस का भी एग्ज़ाम देना, डब्ल्यूबीजेई का भी एग्ज़ाम देना, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, ठीक ना? तो चलिए यार, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर इस चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जाकर देखो, पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए, धन्यवाद।